गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं एक बार फिर से बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं। कल आपने वीडियो में देखा होगा कि आपको वर्णांधता के बारे में बताया गया था, जो कि ये क्या है बताइए, वंशागति या लिंग संलग्न वंशागति रोग है, ठीक है कि नहीं। उसी के क्रम में हमने आपको दो रोगों के बारे में बताने की बात वीडियो में बताया, जिसमें आपको पहले क्या बताया था बेटा, बोलो, वर्णांधता बताया था। वर्णांधता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, या डाल्टन में कहते हैं, या प्रोटॉन दोष कहते हैं, ये सब आपको कल बताया था, ठीक है, कि रंगों की पहचान न कर पाना ही क्या है, वर्णांधता है। उसी के क्रम में अगर हम और बात करें आज, तो इसी क्रम में एक दूसरा हम लिंग संलग्न वंशागत रोग में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हीमोफीलिया है। अर्थात हीमोफीलिया क्या है, सबसे पहली चीज तो यह भी बेटा वर्णांधता की तरह ही क्या है, एक लिंग संलग्न रोग है, ठीक है कि नहीं। तो ये होता क्या है, सिम्टम्स क्या है। जैसे वर्णांधता में मैंने आपको बताया था कि इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, यही इसका प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। ये भी बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आप एकदम सिंपल सा देख सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं होती है। हर हेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, और यहाँ पर ऐसे ही लेक्चर वीडियो दिया जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके आ जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हीमोफीलिया, पहले तो यहाँ हीमो का मतलब समझ लीजिए, हीम अर्थात हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, खून में। इसका मतलब ये खून संबंधी रोग होता है। एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। जैसे वर्णांधता था, क्या था, अंधापन आंख में होता है, तो आंख से रिलेटेड था वो वर्णांधता। तो वैसे हीमोफीलिया में क्या है, हीम माने हीमोग्लोबिन अर्थात रक्त में पाया जाता है, नहीं, ये रक्त संबंधी क्या है, रोग है। इसमें होता क्या है ये भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखो, यह रोग सर्वप्रथम यूरोप के राजघराने की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, ठीक है। किसे हुआ था बेटा, यूरोप के राजघराने की महारानी विक्टोरिया को हुआ था यह रोग सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे संसार में जब पहली बार लोगों ने हीमोफीलिया के बारे में जाना, तो विक्टोरिया में ही ये रोग पाया गया, ठीक है। और जो एक रक्त संबंधी रोग होता है, रक्त से संबंधी रोग होता है, और इसमें रोगी व्यक्ति में क्या होता है, चोट लगने या शल्य क्रिया के दौरान खून का बहना बंद नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। यही इसका प्रमुख लक्षण है कि जब व्यक्ति को क्या होता है, चोट लग जाता है या ऑपरेशन वगैरह होता है, तो खून का बहना बंद नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में रक्त का थक्का बनाने वाले या रक्त को बंद करने वाले एक प्रोटीन तत्व होता है, जिसे V3 अर्थात V8 और IX कहते हैं। और यही जो तत्व है, यही जो प्रोटीन है, ऐसे रोगियों में क्या होता है, प्रायः जीन उत्परिवर्तन के कारण अनुपस्थित होता है, ठीक है कि नहीं। और यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है, अर्थात इसका वाहक पुरुष ही होता है। इसे रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। रक्त का मतलब खून, श्रावण माने बहना, जब बराबर रक्त बह रहा है तो रक्तस्रावण ही कहेंगे। समझ में आई बात कि नहीं। तो एक चीज ऐसे ही याद रखना है कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया एक प्रकार का रक्त संबंधी रोग होता है। इसका लक्षण क्या है, लक्षण ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति को, सपोज करिए आपको, हमें हुआ है तो हमें पता ही नहीं चलेगा मुझे हीमोफीलिया है, कब तक कि जैसे मुझे कहीं कट गया या ऑपरेशन वगैरह के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड का बहना होता है, वो आम रूप से आपका 2, 4, 6 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट में बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कहीं पे बेटा कटता है तो रक्त की तेज धार निकलती है बहुत स्पीड में, लेकिन आफ्टर 12 सेकंड, 12 सेकंड बाद रक्त का बहना क्या होता है, अमूमन कम हो जाता है। लेकिन जिसमें ये रोग हुआ होता है, उसमें ये 12 सेकंड तो क्या, 12 मिनट, 1 घंटे बाद, 2 घंटे, 4 घंटे बाद भी रक्त का बहना बंद नहीं होता है। इसलिए, ठीक है, यह हीमोफीलिया रोग कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा रोगी अगर उसे उचित समय पर उचित उपचार न मिले तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में अगर बराबर रक्त बहता रहेगा तो निश्चित स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति में क्या हो जाएगा, बोलो, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो जो इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग होता है, और यह रक्त संबंधी रोग होता है। और जिस व्यक्ति में ये हुआ है उसमें रक्त का बहना चोट लगने या शल्य क्रिया के दौरान क्या होता है, कम हो जाता है, या फिर बंद नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और यह रोग सर्वप्रथम कहाँ हुई, बोलो,
यूरोप के राजघराने की महारानी विक्टोरिया में हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि रक्त बहना बंद नहीं होता? जैसे एक आम व्यक्ति, आम इंसान होता है बेटा, तो उनमें रक्त को जमाने में, जैसे कहीं कट गया तो रक्त को थक्का बनाने के लिए, जमाने के लिए वहां पर रक्त में एक प्रोटीन पाई जाती है। वही प्रोटीन क्या होती है? बोलो, ये है प्रोटीन IX और V थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। ये प्रोटीन क्या होते हैं? हीमोफीलिया वाले रोगी में नहीं पाए जाते, बनते नहीं है, इसलिए रक्त का थक्का बनता नहीं है। कट गया तो खून निकलता ही रहता है और व्यक्ति क्या होता है? मर जाता है। तो बस इतना ही पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें पॉइंट नोट करिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग के बारे में आपको बताने के लिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। जैसा कि दो इंपॉर्टेंट हेडिंग आपके पेपर के थे, वर्णांता और हीमोफीलिया। वर्णांता को मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था और क्वेश्चन भी बताए थे। आज हम हीमोफीलिया के बारे में बताएं। अब हम हीमोफीलिया के बाद एक नए हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। ये भी संभवतः पेपर में इंपॉर्टेंस है, आ जाता है, एक नंबर का पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो हेडिंग क्या है? मनुष्य में मंडलीय विकार। ठीक है, विकार का मतलब होता है बेटा रोग। ठीक है, क्या होता है? रोग। रोग भी कह सकते हो, विकार का सेंस क्या है? रोग। तो ये मनुष्य में मंडलीय विकार क्या है? मंडलीय का मतलब क्या है? मनुष्य में रोग, और मंडलीय का मतलब होता है मंडल के कारक अर्थात गुणसूत्र या जीनों की गड़बड़ी से जो रोग होते हैं उसी को मंडलीय विकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है कि वे विकार या रोग जो एकल जीन के रूपांतरण, ठीक है, किसके? जीन के, ठीक है, रूपांतरण या उत्परिवर्तन से होते हैं, उन्हें हम मंडलीय विकार कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल का मतलब मैंने क्या बताया यहाँ पर? मेंडल का सेंस का मतलब है कि जीन या गुणसूत्र, अर्थात ऐसे रोग जो व्यक्ति में क्या हो? एकल जीन या फिर जीनों में उत्परिवर्तन, या फिर उसमें क्या बोलो? उत्परिवर्तन या फिर क्या? रूपांतरण जो होता है। अगर किसी जीन में रूपांतरण हो जाए, उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का अगर चेंज हो जा रहा है, तो वह क्या होता है? एक रोग के रूप में अगले व्यक्ति में जाता है, जिसे हम मंडलीय विकार कहते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या कहते हैं? मंडलीय विकार कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल, जैसे पेपर में आ रहा मंडलीय विकार क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो एग्जाम्पल है बेटा, जैसे थैलीसीमिया, हीमोफीलिया भी मैंने बताया, वर्णांता भी बताया, फिनाइलोकेटोनुरिया भी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? मनुष्य में मंडलीय विकार के। हीमोफीलिया आपने पढ़ा, रक्त संबंधी है, वर्णांता भी आपको पढ़ाया गया। तो ये हीमोफीलिया और वर्णांता क्या है? लिंग संलग्न रोग में भी आते हैं। ठीक है कि नहीं? और एक प्रकार से मंडलीय विकार के रूप में भी इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों पढ़ा चुका हूँ, ये और ये। तो इसमें ये आपके सिलेबस में थैलीसीमिया केवल इसमें पढ़ना है बस। ठीक है, तो थैलीसीमिया क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक है, तो बेटा यह भी क्या है? थैलीसीमिया भी क्या है? रक्त संबंधी दोष युक्त अनुवांशिक रोग होता है। मतलब यह भी क्या है? एक अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, अनुवांशिक रोग का मतलब क्या होता है? जन्मजात रोग जो होता है, जो गुणसूत्र या जीनों की गड़बड़ी के कारण पैदाइशी होता है, वो अनुवांशिक रोग होता है। तो मंडलीय विकार भी एक तरह से क्या है? जीन में गड़बड़ी या गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण होता है, तो ये भी पैदाइशी होता है, अर्थात यह भी एक अनुवांशिक रोग होता है। तो थैलीसीमिया भी क्या है? रक्त संबंधी, खून से संबंधी क्या है? एक अनुवांशिक रोग होता है, जिसमें व्यक्ति के क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है। क्या रहती है? कम। ठीक है कि नहीं? आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहूँ, ठीक है, कि जो एक अमूमन व्यक्ति होता है उसमें HP की मात्रा जो होनी चाहिए, HP का मतलब हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति में 14 से 16 mg होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? बोलो, 14 से 16 पॉइंट आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन जिसमें थैलीसीमिया बीमारी होती है उसमें हीमोग्लोबिन इसके बजाय क्या होता है? इसका आधा या आधे से कम ही होता है। अर्थात ऐसे पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम बनी रहती है। ठीक है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए। यह रक्त संबंधी दोष युक्त अनुवांशिक रोग है, जिसमें व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम बनी रहती है। ठीक है, अर्थात कम होती है, यही प्रमुख लक्षण है थैलीसीमिया का। ठीक है, और शरीर दुर्बल व अशक्त हो जाता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो थकाई लगी रहेगी, नींद आएगी, काम करने का मन नहीं कहेगा, अचेतन बना रहेगा, तो जिससे शरीर दुर्बल और क्या अशक्त हो ही जाती है, कमजोर। ठीक है कि नहीं? और क्या होता है कि हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? हमेशा किसी न किसी रोग से बेटा ग्रसित रहता है। और सामान्य व्यक्ति में RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120 दिन। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि
कि जो आपका ब्लड होता है बेटा, ठीक है, ब्लड में 3 तरह के कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तीनों प्रकार की क्या है कोशिकाएं खून में रहती हैं, ठीक है, या ये कह लो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों को मिला दे तो यही ब्लड कहलाता है, ठीक है कि नहीं। तो अमूमन जो आम व्यक्ति है उसमें जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल 120 दिन अधिकतम होता है, 100 से 120 दिन होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर आज आपके ब्लड में आरबीसी बनी है तो अब वो 120 दिन तक क्या रहेगी, काम करेगी, जीवित रहेगी, 120 दिन बाद ही वो डेड होती है, ठीक है। फिर नए नए बनते रहते हैं, पुराने डेड होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सामान्य व्यक्ति में क्या होता है बेटा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, परंतु थैलेसीमिया से जो पीड़ित रोगी होते हैं इनमें आरबीसी का जीवन काल केवल 20 दिन होता है। कितना होता है, केवल 20 दिन होता है। अब आप सोचिए जो आज आरबीसी बन रही है वो 120 दिन हमारी बॉडी में चलेगी, और किसी अगर मान लीजिए सपोज करिए आपको थैलेसीमिया हुआ है तो 100 के बजाय 120 दिन के बजाय आपका 20 ही दिन आरबीसी चल रहा है, फिर 20 दिन बाद। इस तरह से क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम बनी रहेगी और शरीर दुर्बल और कमजोर रहेगा, हमेशा किसी न किसी रोग से पीड़ित रहेगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष का मतलब क्या है, हर साल 10 से 12 हज़ार बच्चे जो होते हैं इस रोग से पीड़ित होते हैं, ठीक है। अर्थात जैसे अगर एक एनुअल वर्ष की बात करें, जैसे सन 2020 से 21 365 दिन में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे या 10 से 12 हज़ार बच्चे क्या होते हैं, उनमें मेंडली विकार के रूप में थैलेसीमिया रोग होता है, अर्थात वे इस रोग से पीड़ित होते हैं। क्यों पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनके जीन या गुणसूत्रों में क्या होता है, गड़बड़ी आ जाती है, विलोपन हो जाता है, जिसकी वजह से ये उसमें क्या होता है, ये रोग पैदा हो जाता है, ठीक है। यह दोष उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विलोपन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया रोग का कारण क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो थैलेसीमिया रोग का कारण क्या है बेटा, जीन उत्परिवर्तन, अर्थात जीनों में कोई बदलाव हो जाए, या गुणसूत्र विलोपन होता है, कोई गुणसूत्र क्या हो जाए, कम हो जाए, गायब हो जाए संतान में, तो उनमें ये रोग होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका थैलेसीमिया, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, ठीक है। अभी मेंडली विकार आपने पढ़ा, अब मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसे सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो ये पेपर में भी आया है, ये भी पूछा गया है। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विकार माने रोग, गुणसूत्री मतलब गुणसूत्रों की गड़बड़ी से जो होते हैं उसी को गुणसूत्री विकार कहते हैं, ठीक है। अर्थात गुणसूत्रों की गड़बड़ी का क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि अमूमन, ठीक है, किसी व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, और जोड़े की बात करें तो कितना होता है, 23 जोड़ा। हर 46 गुणसूत्र 2-2 के जोड़े में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अर्थात 23 जोड़ा होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है ये भी हम आपको बता दें, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान दो कि अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, सबसे बड़ी चीज आपको पता है कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। जैसे आपको यहाँ हाथ पे चोट लग गई, घाव हो गया, तो यहाँ जो कोशिकाएं बनेंगी घाव को भरने के लिए वो समसूत्री विभाजन होता है, अर्थात कायिक कोशिका में। और जो जनन कोशिका होती है, शुक्राणु और अंडाणु बनता है, ठीक है कि नहीं। जननांगों में पुरुषों में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु। तो ये जो शुक्राणु अंडाणु ये भी एक प्रकार की कोशिका है, जनन कोशिका। इसके निर्माण में जो क्रिया होती है, जो विभाजन होता है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रायः गुणसूत्रों के परस्पर अलग ना हो पाने के कारण, ठीक है, अलग ना हो पाने के कारण जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कुछ कम या अधिक हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, कुछ कम या अधिक हो जाती है व्यक्ति में, जिससे होने वाले संतान में, आने वाली पीढ़ी में क्या होता है, यह एक रोग के रूप में क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है कि नहीं। मतलब होता क्या है कि जो बेबी फॉर्मेशन हो रहा है उस दौरान, ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं परस्पर अलग नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कुछ कमी या कुछ अधिकता हो जाती है,
जिससे वह कमी अधिकता एक रोग के रूप में संतानों में दिखाई देता है, जिसे हम गुणसूत्री विकार या सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्री विकार या सिंड्रोम कहते हैं। मैंने कहा रटना ही नहीं है, यहीं से निकाल लो। विकार माने रोग, गुणसूत्री माने गुणसूत्रों की गड़बड़ी से। तो गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण जो आने वाली संतानों में रोग या लक्षण दिखते हैं उसे गुणसूत्री विकार कहते हैं। और ऐसा गुणसूत्री विकार होता क्यों है कि यार सूत्री विभाजन के समय गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग नहीं हो पाते, जिससे उनकी संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है। किसी जोड़े में अकेला रह जाता है, किसी में 3 हो जाता है, तो ऐसे ही हो जाता है बेटा। तो इससे होने वाले एक संतान में रोग के रूप में आता है, जिसे गुणसूत्री विकार या सिंड्रोम कहते हैं। और यह निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, किस होता है बेटा? निम्न प्रकार का होता है, अर्थात निम्नलिखित होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ये तीनों हैं और तीनों के तीनों पेपर में पूछे जाते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से डाउन, टर्नर और क्लाइनेफेल्टर तीनों को हम आपको समझाएंगे। वेरी इजी है, बहुत रटना नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या है? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? चाहे डाउन हो, चाहे टर्नर हो, चाहे क्लाइनेफेल्टर, तीनों हैं सिंड्रोमाई, अर्थात तीनों गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण ही ये तीनों रोग पनपते हैं। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर आप बारी बारी देखेंगे। तो आइए पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग देखते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या है कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। ठीक है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, मानव में 23 जोड़ी होता, हर जोड़े में 2 होते, चाहे 21वां हो, चाहे 22वां हो, चाहे 25वां, मतलब जो भी हो वो 2 होता है। ठीक है, 23 जोड़ी है, 10वें जोड़ी में भी 2, 8वें जोड़ी में भी 2, 5वें में 2, 15वें में भी 2, 20वें में भी 2, 21वें में भी 2 होने चाहिए। तो लेकिन जब क्या होता है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय कितना हो जाए, 3 हो जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं, या इसी को एकाध सूत्रता कहते हैं। ठीक है, ट्राइसोमिक यानी कहते हैं एकाध सूत्रता या ट्राइसोमिक। ट्राई मीन्स 3 होता है, एकाध सूत्रता मतलब भाई 21वीं जोड़ी है, 2 होना चाहिए, लेकिन 2 के बजाय 3 हो गया, तो एक अधिक हो गया ना, एकाध ही मतलब एक अधिक सूत्रता माने गुणसूत्र, एक गुणसूत्र अधिक हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इसी को ट्राइसोमिक कहते हैं, 3 गुणसूत्र यानी ट्राइसोमिक हो गया। इसे मंगोली जड़ता के नाम से भी जाना जाता है। ये कभी कभी पेपर में इस नाम से पूछता, मंगोली जड़ता क्या है? तो मंगोली जड़ता ही क्या है? डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, मंगोली जड़ता किसे कहते हैं? डाउन सिंड्रोम को ही कहते हैं, अर्थात 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जब 2 के बजाय 3 हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता कहते हैं। क्यों मंगोली जड़ता कहते हैं? क्योंकि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होता है, तो होने वाले व्यक्ति या संतान की जो लक्षण है, जो पलकें और मंगोलों की बात हो जाती है, इसलिए मंगोली जड़ता कहते हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या है ये भी देखते हैं हम लोग बेटा। नंबर 1 है, इससे 47 गुणसूत्र हो जाता है। पहला, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम होगा तो उसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और दूसरा जो है बेटा, इनमें 16-17 वर्ष की आयु मृत्यु हो जाती है। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर किसी को ये रोग हुआ है तो ऐसा बालक 16 या 17 साल तक जीता, उसके बाद उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ केसों में ऐसे रोगी 40 साल तक भी जीते हैं, लेकिन अमूमन नॉर्मली 16-17 साल तक मर जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो फिर यहाँ पर हुआ कि इनका मेन लक्षण क्या है बेटा? इनका सिर गोल होता है। क्या होता है? इनका सिर गोल होता है और गर्दन मोटी होती है। क्या होती है? गर्दन मोटी होती है और त्वचा खुरदरी होती है। ठीक है कि नहीं? त्वचा खुरदरी होती है और जीभ भी मोटी होती है और अंगुलियां ठूंठदार हो जाती हैं। ठूंठदार का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग की अंगुलियां क्या हैं बताओ? आगे ऐसे पतली है ना, लेकिन ऐसे डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों की अंगुलियां यहाँ पर मोटी हो जाती हैं। यहाँ तो ऐसे ही आएंगे, यहाँ पे आके ऐसे थोड़ा सा मोटी हो जाती हैं, ठोड़दार होती हैं। ठीक है कि नहीं? वही चीज़ है कि अंगुलियां ठोड़दार हो जाती हैं और मुंह खुला रहता है। मुंह क्या होता है? खुला रहता है हमेशा। ऐसे रोगियों के जैसे हम लोग खड़े तो मुंह बंद है, लेकिन ऐसे रोगियों में क्या होता है? मुंह ऐसे खुला रहता है। ठीक है, लार क्या होता है? गिरती रहती है। तो ये इसके लक्षण। और आंखें तिरछी होती हैं। ठीक है कि नहीं? हम लोग कॉमन रूप से क्या है, अगर ऐसे बैठे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें ऐसे लगेगी जैसे देख आपको रहे, लेकिन लगे जना उधर उधर देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कहीं और देख रहे हैं। ये तिरछी आंखें होती हैं। ठीक है, तिरछी आंखें होती हैं और पलकें मंगोलों की बात हो जाती हैं। पलकें मंगोलों की बात हो जाती हैं, इसीलिए इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? और एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि ये व्यक्ति क्या होते हैं बेटा? नपुंसक होते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कि
ऐसे व्यक्तियों में जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होंगे उनका जननांग होता समान है, लेकिन वो क्या होते हैं, प्रजनन योग्य नहीं होते हैं, अर्थात नपुंसक होते हैं, अर्थात वो अपने संतान को उत्पन्न कर पाने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं पूर्ण रूप से। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये रहा आपका क्या, डाउन सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये पेपर में आने के चांसेस हैं इस बार भी, और लगभग हर साल अदल बदल के पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा है आपका मनुष्य में गुणसूत्री विकार अर्थात सिंड्रोम। सिंड्रोम में मैंने डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लाइनेफिल्टर पढ़ाना चाहा, जिसमें आज के टॉपिक में डाउन क्लियर हुआ, कल टर्नर और क्लाइनेफिल्टर को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं बेटा कि मनुष्य में गुणसूत्री विकार क्या है। गुणसूत्री विकार रखना ही नहीं, पेपर में आ गया, सीधा सीधा बोलो, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता के कारण जो विकार या रोग उत्पन्न होते हैं उसे मनुष्य में गुणसूत्री विकार कहते हैं। इसे सिंड्रोम अर्थात संलक्षण भी कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? अब ये कब होता है, कब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या ज्यादा होती है? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वही चीज मैंने लिखा है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रायः गुणसूत्रों के परस्पर अलग ना हो पाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है, जिससे जो रोग उत्पन्न हो संतानों में या लक्षण उत्पन्न होते हैं वह एक रोग के रूप में आएंगे, और इसे यह गुणसूत्री विकार या सिंड्रोम कहते हैं। और यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर क्या होता है, क्लाइनेफिल्टर क्या होता है, इसमें से हम पहले डाउन को बताएं। तो डाउन को याद कैसे रखना है बेटा, डाउन मीन्स क्या होता है, कहते हैं डाउन हो जाए, डाउन माने कम, लेकिन यहाँ पर एक उसका अपोजिट करना, कम माने ज्यादा। तो हर जोड़ी में कितने, 2 होने चाहिए, तो डाउन में कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ज्यादा हो गया, ये दिमाग में याद रखा। जब डाउन की बात है बढ़ा के बताना है। ठीक है, कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र क्या हो, 2 के बजाय 3 हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो रोग, जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, या मंगोली जड़ता भी कहते हैं, या ट्राइसोमिक कहते हैं। ट्राइसोमिक मतलब 3 गुणसूत्र है तो ट्राई हो गया, ट्राइसोमिक कहते हैं, एकाध सूत्र भी कहते हैं। लक्षण में मैंने आपको क्लियर ही किया कि मुंह खुला हुआ, गर्दन मोटी, सर गोल और मुंह खुला हुआ होता, पलके मंगोलों की भांति होती हैं। इनमें जननांग समान होते हैं, लेकिन वो नपुंसक होते हैं, प्रजनन योग्य नहीं होते हैं। ऐसे रोगी क्या होते हैं, 16-17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है इनकी, लेकिन कुछ केसों में 40 वर्ष तक भी कुछ बच्चे जी जाते हैं, लेकिन प्रजनन योग्य नहीं होते, उनके शादी विवाह का कोई मतलब नहीं होता, अर्थात तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में कुछ कोई भी जनन क्रिया संपन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अर्थात ये नपुंसक होते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम को लेकर के, वो भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप नोट्स जरूर बनाते चलें सभी लोग, ठीक है कि नहीं? और आपके हम लगभग परीक्षा के कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में आने होंगे, और संभवतः उसी में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो सो गाइस वीडियो पे लगे रहिए, बराबर बने रहिए, और वीडियो को देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इससे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। नोट कर लीजिए इसे।